हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दिव्या। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीटैट लर्निंग हब पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पढ़ेंगे, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी। आज हम सीडीपी के 25 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरीकरण या फिर अभिनेत्रीकरण कह सकते हैं प्रदर्शित नहीं करता है, और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कोलबर्ग का कोई एक नैतिक विकास का स्तर बताना है जो बच्चों का मूल्य को आंतरीकरण नहीं करता है। वो एक स्तर बताना है जिसमें जो बच्चे होते हैं ना, वो पुरस्कार और दंड, जिसमें बच्चों को पुरस्कार मिलता है, दंड मिलता है, तर्क मिलता है, उससे नियंत्रित रहते हैं। तो वो एक स्तर बताना है कोलबर्ग साहब का। देखिए फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी पूर्व परंपरागत। देखिए फ्रेंड्स, कोलबर्ग जी ने विकास के 3 स्तर बताए थे। फर्स्ट था हमारा पूर्व परंपरागत, जो 7 से 10 वर्ष तक का होता है। सेकंड था हमारा परंपरागत, जो 10 से 13 वर्ष तक का होता है। थर्ड था हमारा उत्तर परंपरागत, जो 13 से ऊपर का होता है, यानी 13 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए होता है। तो इसका आंसर हमारा पूर्व परंपरागत हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चे 7 से 10 साल तक के होते हैं तो जो नैतिक के संप्रत्य होते हैं, यानी नैतिक जो होता है उसको ये समझ नहीं पाते। जब बच्चे 7 से 10 वर्ष तक के बीच होते हैं तो बच्चे का जो नैतिकता होती है वो बच्चों में नहीं आ पाती और उसके संप्रत्य को समझ नहीं पाते। तो इसका असली आंसर हो जाएगा पूर्व परंपरागत। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा, बालक की विवेचना तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान यानी कि अंतर्बोध पर आधारित है, ना कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था क्या कहलाती है। देखिए, पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक की अवस्था है वो बता रही है। देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो थी वो 4 अवस्थाएं थी। तो फर्स्ट थी हमारी संवेदी पेशी अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। और सेकंड थी हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक की होती है। थर्ड थी हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 साल तक की होती है। और फोर्थ थी हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से प्लस की होती है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अनुसार हमें ये बताना है कि पियाजे जो थे वो कह रहे हैं कि संवेदी जो संज्ञानात्मक विकास है उनका, उसके अनुसार बालक जो है तर्क किस अवस्था में नहीं कर पाता। बालक की जो विवेचना होती है उनमें वह तार्किक या तर्क नहीं कर पाता, वह अंतर्ज्ञान बोध पर आधारित होती हैं। वो जो उसके अंदर ज्ञान होता है उसी के पे ऊपर आधारित होती हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, बच्चों की जो तार्किक है, तर्क करने की जो विवेचना है वो अंतर्ज्ञान पर आधारित होती है, ना कि व्यवस्थित तर्क पर। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है बच्चों के अंदर, उसमें वह नई सूचनाओं यानी जो नई चीज़ों को ना उनका अनुभव करता है, उनका संग्रह करता है, और जो उसका स्थायी गुण होते हैं उनका विकास करता है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है। देखिए, इसमें हमें चिंतन के विषय में जो गलत हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है वो बताना है। तो फर्स्ट है हमारा, चिंतन में प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती है। जी नहीं, ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। थर्ड है हमारा, चिंतन एक प्रकार की सूचना परिक्रम प्रक्रिया है। नहीं। चिंतन संज्ञानात्मक भीम का समुच्चय सेट है। फोर्थ है, चिंतन और भाषा असंबंधित है। जी हाँ, चिंतन और भाषा असंबंधित हैं, क्योंकि चिंतन में जो होती हैं वो प्रतिमाएं होती है और भाषा जो होती है वो प्रयुक्त होती है।
तो इसलिए ये दोनों असंबंधित हैं। देखिए, चिंतन जो होता है वो एक उच्च बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें समस्या समाधान के लिए सूचना, संकल्प तथा तर्क सम्मिलित होते हैं। और चिंतन जो है वो संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय है, लेकिन भाषा जो है वो प्रयुक्त होती है। अब आता है हमारा क्वेश्चन 4। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है? देखिए, हमें थॉर्नडाइक का नियम बताना है जो थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है, इसमें वो कोई एक चुनना है। देखिए, फर्स्ट है हमारा तत्परता का नियम। तत्परता का नियम देखिए हमारा थॉर्नडाइक ने दिया है। और सेकंड है हमारा अभ्यास का नियम, वो भी थॉर्नडाइक ने दिया है। प्रभाव का नियम ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है। देखिए, ये जो है बहु अनुक्रिया का नियम, ये थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है। तो ये 3 नियम थॉर्नडाइक के हैं और ये थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है बहु अनुक्रिया का नियम। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है? देखिए, जो हार्वर्ड गार्डनर थे उन्होंने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था उसमें जो उन्होंने श्रेणी यानी कि अपने कौशल बताए थे, तो देखिए उनमें से कोई एक चुनना है जो नहीं दी गई है हार्वर्ड गार्डनर की श्रेणी। तो देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने जो दिए थे 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया था। 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी हार्वर्ड गार्डनर ने। देखिए, पहली बुद्धि बताई थी हमारी भाषाई बुद्धि, सेकंड बताई थी हमारी तार्किक गणितीय बुद्धि, देखिए ये वाली तार्किक गणितीय बुद्धि। थर्ड थी हमारी स्थानिक बुद्धि। फोर्थ थी शारीरिक गति बुद्धि। फिफ्थ थी संगीत बुद्धि। देखिए, संगीत बुद्धि भी दी हुई है, ये भी हार्वर्ड गार्डनर की है। सिक्स थी हमारी अंत पारस्परिक बुद्धि। सेवन थी हमारी अंत है वैयक्तिक बुद्धि। देखिए, इसमें अंत वैयक्तिक बुद्धि भी दी हुई है। 8 थी हमारी नेसरिंग बुद्धि। देखिए, इसमें 3 बुद्धि दी हुई है हार्वर्ड गार्डनर की, और ये व्यवहारिक कौशल, ये हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि नहीं है। तो इसका रॉन्ग आंसर हमारा, यानी इसका करेक्ट आंसर हमारा व्यवहारिक कौशल हो जाएगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? देखिए, इसमें जो अधिगम की परिस्थिति हैं, जो अधिगम है वो कौन सी स्थिति है जो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है, वो बतानी है। तो फर्स्ट है हमारा समस्या आधारित। जी नहीं, ये हमारी बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। तो ये थर्ड हमारा आंसर राइट हो जाएगा। फोर्थ हमारा प्रदर्शन। देखिए, ये तीनों समस्या आधारित, ये निर्धारित की जगह आप निर्देशित कर लेना, निर्देशित अन्वेषण, ये भी हमारा बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। प्रदर्शन भी हमारा बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। और देखिए, जो अन्वेषण है ये हमारा बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा का हमें एक उदाहरण बताना है जो इसमें नहीं है। देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा होती क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा होती है हमारी जो आंतरिक शक्ति होती है, देखिए जिससे वह बालकों में जो व्यवहार जो होता है वो निश्चित होता है, वो दिशा में सही व्यवहार करने लग जाते हैं। अभिप्रेरणा होती है हमारी बच्चों में जो है सीखने की जो उत्साह होता है उसे उत्पन्न कर देती है और क्रियाशील रखती है, ये हमारी अभिप्रेरणा होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा। देखिए, अभिप्रेरणा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा, सेकंड होती है हमारी बाहरी अभिप्रेरणा। तो देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है वो आवश्यकता, आकांक्षा, उत्तेजना, दुष्टता एवं अंतर्नोद आदि सम्मिलित होते हैं, जबकि बाहरी जो अभिप्रेरणा होती है उसमें पुरस्कार, प्रशंसा एवं दंड ये शामिल होते हैं। तो इसमें हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा बूझी है। तो देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा में अभी मैंने आपको बताया दुष्टता, आकांक्षा स्तर, उपलब्धि का स्तर
उपलब्धि की आवश्यकता, ये जो होती है हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। लेकिन जो प्रशंसा होती है वो होती है हमारी बाहरी अभिप्रेरणा। तो ये पुरस्कार, प्रशंसा और दंड, ये हमारी बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी प्रशंसा। क्वेश्चन नंबर 8, बहुबुद्धि मन के प्रेम यानी ढांचे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसमें हमें बताना है बहुबुद्धि का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था। देखिए, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत था वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था 1983 में। 1983 में, यानी कि 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सतत व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, हमें मूल्यांकन का जो विषय है उसके बारे में जो है गलत कथन कौन सा है वो बताना है। देखिए, फर्स्ट है हमारा, यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। देखिए, ये हमारा स्टेटमेंट राइट है कि हाँ, विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। तो सेकंड है हमारा, इसमें विद्यार्थी के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। जी हाँ, विद्यार्थी के सभी पक्ष इसमें सम्मिलित होते हैं। इसमें निदात्मक मूल्यांकन नहीं है। देखिए, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। देखिए, इसमें निदात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। जी नहीं, इसमें निदात्मक मूल्यांकन सम्मिलित होता है। फोर्थ हमारा, इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियाँ प्रयोग की जाती हैं। हाँ, इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियाँ उपयोग की जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, इसमें निदात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, जबकि होते हैं। तो इसमें नहीं लिखा है, तो इसलिए रॉन्ग आंसर हो जाएगा। देखिए, ज़्यादातर जो क्वेश्चन हमारे नेगेटिव होते हैं उनके आंसर जो है वो नेगेटिव ही मिलते हैं। पॉजिटिव आंसर के जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर भी पॉजिटिव होते हैं। तो आप अगर कहीं नेगेटिव क्वेश्चन मिले आपको, तो उसका आंसर जो है वो नेगेटिव ही होएगा, और पॉजिटिव क्वेश्चन होगा तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। ये जो ट्रिक है ये पेडागोजी में लगती है, यानी शिक्षा शास्त्र में, पेडागोजी में। तो आप वहाँ पे देख लेना, कहीं केवल आ रहा हो, वो भी क्वेश्चन में, ऑप्शन में अगर आपको कहीं भी केवल देखने को मिल जाए तो भी वो ही इसका करेक्ट गलत हो जाएगा। वो नेगेटिव होता है केवल, तो वो ऑप्शन गलत होगा। तो आप आसानी से लगा सकते हैं। ये थोड़े से टैग वर्ड हैं, यानी कि नहीं, यानी नेगेटिव, और केवल, रटना, ये चीज़ जो है ये टैग वर्ड है। हतोत्साहित करना, तो ये आपको कहीं भी देखने को मिले तो ऑप्शन में, तो वो गलत होगा। तो वो ऑप्शन गलत होगा, तो आपका नेगेटिव क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 25 क्वेश्चन के लिए हैं आपके लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो लिए हैं आपने, ये पेपर में आते हैं, देखे गए हैं बहुत ज़्यादा, और आए भी हैं ये क्वेश्चन पेपर में। तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक किया गया है, यानी इसमें बोल रहा है कि जो बालक है वो मानव से दूर रहकर बड़ा किया गया है, कहीं किसी ऐसी जगह जहाँ कोई मानव ना हो, प्राय दीर्घकाल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है। हाँ, जब आपस में हम बातचीत नहीं करेंगे, देखिए जब उस बालक ने कभी किसी से बात ही नहीं की तो उसमें भाषा की कमी तो दर्शाएगा ही। जो बात की भाषा उद्भाषण अनुभव द्वारा पूर्ण रूप से बिरले ही पूरी हो जाती है, यह साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष पर बल देता है? देखिए, पहले जो एक बालक था उसे मानव से दूर रहकर बड़ा किया गया, जिसमें भाषा की कमी को बताया गया। लेकिन बाद में जो भाषा उद्भाषण हुआ, अनुभव हुआ उसे, तो उसकी जो भाषा थी वो ठीक होती गई। तो ये भाषा के कौन से विकास पर दर्शाता है, कौन से विकास पर बल देता है, तो वो बताना है हमें। फर्स्ट है हमारा वातावरणीय, सेकंड है हमारा अंतःक्रियावादी। देखिए ना, वातावरणीय है, ये सेकंड हमारा आंसर ठीक हो जाएगा, अंतःक्रियावादी।
देखिए ये जो भाषा विकास का कंसेप्ट है, इसमें ही ये चीज़ दर्शाता है कि जो बालक को मानव से अलग बड़ा किया गया था, उस पे पहले तो भाषा की कमी पाई जाती है, लेकिन बाद में उद्भाषण के द्वारा यानी अनुभव के द्वारा वो पूर्ण हो जाती है। तो ये अंत्यक्रियावादी के दौरान अनुरूप दर्शाया जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर सेकंड सही हो जाएगा, ना थर्ड है ना फोर्थ। सेकंड आंसर हमारा राइट है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परवरिश शैली अधिगम प्रभावित है। देखिए इसमें हमें बालकों के सामाजिक दक्षता के विकास जो होता है उसके लिए परिवेश शैली की अधिगम जो प्रभावित, इनमें से कंसेप्ट, इनमें से जो भी शैली है वो कौन सी है वो बतानी है। तो ए है हमारी अधिनायकवादी। देखिए नहीं, ये नहीं है। सेकंड है हमारी लापरवाह, ये भी नहीं है। थर्ड है हमारी प्राधिकारिक। देखिए ये गलत लिखा, इसमें आप इसको प्रकाधिकारिक कर लें। इसका सही हो जाएगा हमारा प्राधिकारिक। तो ये इसका सही है, ये गलत दिया हुआ है, ये हो जाएगा हमारा प्राधिकारिक। इसके अंतर्गत हमारा बालक की जो सामाजिक दक्षता है वो आती है। ये हमारा कृपालु भी गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड सही, यानी कि प्राधिकारिक। 12 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक निर्मात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। देखिए हमें एक चीज़ बतानी है इनमें से जो जिससे हम संरचनात्मक आकलन को आकलन कर सकते हैं। संरचनात्मकता का फर्स्ट है हमारा प्रश्नोत्तरी, यानी कि हम प्रश्न उत्तर करके क्या हम संरचनात्मक का आकलन कर सकते हैं? जी नहीं। समूह परिचर्चा, जी नहीं, हम समूह परिचर्चा करके भी संरचनात्मक का आकलन नहीं कर सकते। वार्तालाप, जी हाँ, हम वार्तालाप करके संरचनात्मक का आकलन कर सकते हैं। देखिए जब हम आपस में बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, तभी तो हम संरचनात्मकता का आकलन कर पाएंगे। फोर्थ है हमारा मानदंड सुंदरबद्ध परीक्षण। देखिए ये भी हमारा गलत है, हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड वार्तालाप। क्वेश्चन नंबर 13, अधिगम अयोग्यता यानी निर्योग्यता उपयुक्त रूप में परिभाषित की जाती सकती है, यानी उपयुक्त रूप में परिभाषित की जा सकती है। देखिए अधिगम की जो अयोग्यता है, जो अधिगम योग्य है, वो किस रूप में परिभाषित की जाती है ये हमें बताना है इसमें। तो फर्स्ट है हमारा यह बाह्य है और शैक्षिक और सांस्कृतिक वचना से होती है। जी नहीं। देखिए हाँ, ये आंतरिक और केंद्रीय तंत्र की दुष्क्रिया से होती है। देखिए जो अधिगम अयोग्य होता है वो होता है केंद्रिक तांत्रिकता और तंत्र की दुष्क्रिया के कारण हमारा अधिगम अयोग्यता होती है। थर्ड है हमारा ये बाह्य है और संवेग विक्षोभ यानी कि बाधा से होती है। जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। यह आंतरिक है और मानसिक मंशा से होती है। जी नहीं। देखिए अधिगम जो अयोग्यता परिभाषित की जा सकती है वो केंद्रीय तंत्र का और तंत्र की दुष्क्रिया से करी जा सकती है। 14 क्वेश्चन है हमारा, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है। देखिए इसमें हमें स्टेटमेंट बताना है कोई सा जो विकास के संबंध में सही है। फर्स्ट है हमारा, यह पूर्वानुमान प्रारूप के अनुसार नहीं होता है। जी नहीं, ये तो पूर्वानुमान प्रारूप के अनुसार होता है। जो विकास जो है, जो हमारा देखिए विकास जो हमारा पहले ज्ञान और जब का ज्ञान को जोड़कर हम नई चीज़ का संग्रह करते हैं, नई चीज़ हमारे दिमाग में जो उत्पन्न होती है, हाँ उसी के अनुसार होता है। यह अनुवांशिक और वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है। देखिए हाँ, यह अनुवांशिक और वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है। ये विकास का जो सही स्टेटमेंट है, अनुवांशिक और वातावरण। देखिए विकास जो है वातावरण के अनुसार और अनुवांशिक के अनुसार होता है,
तो ये हमारा सही हो जाएगा, बी सही आंसर है। और ए, बी, ए, सी और डी ये हमारे गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, अधिगम के सामाजिक निर्मितिवादी कंस्ट्रक्टिविस्ट उपागम की विशेषताएं। देखिए हमें सामाजिक निर्मितिवादी की जो विशेषता बतानी है, तो फर्स्ट है हमारी अधिगम के लिए बालक का संज्ञान पर बल देना। सेकंड है हमारा अधिगम के लिए सूचना पराक्रम पर बल देना। अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना। तो हमारा सही हो जाएगा थर्ड। देखिए ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, अधिगम के लिए दूसरों के सहयोग पर बल देना। तो ये हमारी अधिगम के सामाजिक निर्मितवादी की विशेषता है। देखिए बच्चे जो होते हैं इस प्रक्रिया के अनुसार दूसरों के अनुभव जो होते हैं, उनको दूसरा का जो अनुभव होता है और सीखने का ज्ञान जो होता है उसे वे अर्जित करते हैं और अपने व्यवहार में जो है वो परिवर्तन कर लेते हैं। देखिए दूसरों को देखकर बच्चों ने, आपने देखा होगा बच्चे जो है उनके अनुभव और जो सीखना होता है उनका सीखने के ज्ञान को उनको अर्जित कर लेते हैं, तो उससे अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं, तो वो कुछ ना कुछ थोड़े से उनके जैसे हो जाते हैं। तो ये हमारी विशेषता हो जाएगी। तो इसमें सही हो जाएगा हमारा आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 16, समावेशन का तात्पर्य है एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित कक्षा में शिक्षित करना। देखिए समावेशन जो होती है उससे क्या तात्पर्य है, एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित यानी कि सामान्य कक्षा में शिक्षित करना। देखो जो विशेष बालक होते हैं उनको सामान्य कक्षा में शिक्षित करना। तो इसमें हमें सही जो स्टेटमेंट है वो बताना है। देखिए इसमें लिखा है कुछ समय के लिए, जी नहीं, कुछ समय के लिए नहीं। अधिकांश समय के लिए, जी हाँ, अधिकांश समय के लिए। ये हमारा सही हो जाएगा बी और ये गलत है। देखिए जो समान शिक्षा होती है उसमें कहा गया है समावेशी शिक्षा में, देखिए सभी बालकों को समान अधिकार दें यानी समानता दें। जो पिछड़े बालक होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं, उनके साथ सेम व्यवहार किया जाए, सभी को सेम चीज़ें पढ़ाई जाए और सेम ही कक्षा हो। यानी जो बच्चों को कहा गया है वो समान अवसर पर उपलब्ध कराने के लिए गया है, यानी कि सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए, एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, एक कक्षा में बैठने चाहिए बच्चे, उन्हें अवसर उपलब्ध कराने चाहिए और बच्चों को जो है कक्षा में अधिकांश समय के लिए रखना चाहिए। तो ये हमारा बी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारे अद्वितीय क्षमता को कहते हैं। देखिए चोम्स्की कहते हैं जो भाषा होती है मानव में अंतर्जात होती है, जो मानव को वंशानुक्रम के फलस्वरूप मिलती है, जो वंशानुक्रम होता है उसके फलस्वरूप भाषा मिलती है मानव को। तो जो हमारी द्वितीय क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं वो बताना है हमें, जो हमारी। तो फर्स्ट है हमारा भाषा अनुकरणशील, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड है हमारा भाषा अर्जन साधन। देखिए भाषा अर्जन साधन के अनुसार ही हम जो है भाषा जो होती है हमारी अंतर्जात क्षमता जो होती है वो हमारी जैविक वंशानुक्रम फलस्वरूप प्राप्त होती है। देखिए भाषा अर्जन जो है वो हमारी भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता है जो मानव को जो मनुष्य को जैविक वंशागति फलस्वरूप हमें प्राप्त होती है। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा बी और ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक विशेषता यानी कि गुण व्यक्ति के अभिवृत्ति व्यवहार से संबंधित नहीं है। देखिए हमें एक व्यवहारिक गुण बताना है जो व्यक्ति की अभिवृत्ति व्यवहार से संबंधित नहीं है। ऊर्जित, हाँ ये संबंधित है व्यक्ति के व्यवहार से। पृथक, देखिए ये पृथक जो है ये व्यक्ति के अभिवृत्ति व्यवहार से संबंधित नहीं है। निर्देशित, हाँ ये संबंधित है। लगातार, ये व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित है। ये तीनों जो हैं ये हमारे व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित है, लेकिन जो पृथक है वो नहीं है। तो इसका देखिए नेगेटिव था और नेगेटिव आंसर है इसका, तो यही हो जाएगा पृथक यानी अलग अलग करना। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19,
गेने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उत्तम स्तर है। देखिए हमारा अधिगम का उत्तम स्तर बताना है। हमारा उत्तम स्तर जो होता है हमारा अधिगम का, वो हो जाएगा हमारा समस्या समाधान अधिगम। देखो ये हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर है जो गेनी ने प्रस्तुत किया था। और ये सिद्धांत अधिगम नहीं, ये तीनों गलत हो जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है? देखिए क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव ही होगा। हमें बताने हैं जो वंचित बालक होते हैं उनकी कौन सी विशेषता इनमें से नहीं है। फर्स्ट हो जाएगी हमारे जीवन की आधारभूत विशेषताओं कोई पर्याप्त, सॉरी हाँ ये गलत हो गया, यहाँ अपर्याप्त हो जाएगा, अपर्याप्तता। देखिए सही हो जाएगा जीवन की आधारभूत विशेषताओं की अपर्याप्तता को झेलना। जी नहीं, आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना। देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि वंचित बालक होते क्या हैं। वंचित बालक वे होते हैं जो हमारे शिक्षा से, स्वास्थ्य और समान जो अवसर यानी समान शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, समान अवसर से वंचित रह जाते हैं, वो बालक वंचित बालक कहते हैं उन्हें। देखिए इन बालकों की जो जीवन में होती है वो आधारभूत आवश्यकताओं की कमी होती है, मनोशैक्षिक समस्याओं का संकट एवं विकास के समान अवसरों से वंचित रह जाते हैं वो, और उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। देखिए इसमें हमें बताना है कि इसमें वंचित बालक की विशेषता जो है वो नहीं है। जो वंचित बालक होते हैं उनके लिए आधारभूत की विशेषता की पर्याप्तता को झेलना पड़ता है। हाँ ये नेगेटिव है, ये वंचित बालक के लिए होता है। उसकी सार्वभौमिक दर से विकास के अवसरों से वंचित करना होता है। हाँ वंचित बालक वंचित ये हो जाते हैं, सार्वभौमिक दर से वंचित। भावी मनोशैक्षिक समस्याओं का संकट करना पड़ता है। हाँ ये संकट करना पड़ता है। देखिए हमारा आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान कराना, देखिए ये हमारा सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। एक बालक जो एक विशेषता लक्षण जैसे दुष्टता या सामाजिकता, एक बालक जो किसी एक विशेषता लक्षण जैसे दुष्टता या सामाजिकता में उच्च और निम्न है, बाद में जो बाद के वर्ष होते हैं उसमें वह किसी भी इसी तरह का रहता है, और यह कितना निम्न में से किस महत्व पर बल देता है। देखिए इसके अनुसार एक बालक है जिसमें एक विशेषता पाई जाती है, जैसे कह सकते हैं हम दुष्टता और सामाजिकता, कि बच्चे के अंदर एक चीज़ आ गई है और वो बाद में के वर्षों में भी इसी तरह है, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो चीज़ बतानी है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अनुवांशिकी। तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, अनुवांशिकी। देखिए जब एक बालक होता है और वह उसी एक प्रकार की विशेषता में निम्न और उच्च होता है और बाद के वर्षों में भी वो इसी तरह रहता है, तो अनुवांशिकता पाई जाती है। जो अनुवांशिक होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती है, उसी को अनुवांशिक कहते हैं। तो वो अनुवांशिक कही जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, और ये बी, सी और डी ये गलत हो जाएंगे। तो फर्स्ट हमारा सही है अनुवांशिकी। जो बालकों में एक विशेष लक्षण है और अभी भी वैसे ही हैं और बाद में भी उसी तरह देखे जा रहे हैं, तो वो अनुवांशिक हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। विकास के क्षेत्र जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? देखिए हमें विकास के क्षेत्र बताने हैं। जो शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक और संवेगात्मक क्षेत्र हैं विकास के, वो किस प्रक्रिया से विकसित होते हैं, वो चीज़ बतानी है हमें। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पृथकता। जी नहीं ये गलत हो जाएगा। आंशिकता ये गलत है। यादृच्छिकता ये भी गलत हो जाएगा। डी हमारा सही हो जाएगा, समग्रता और सक्रियता यानी संपूर्णता से, समग्र और संपूर्णता से, ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए जो विकास के क्षेत्र है वो हमारे समग्र और संकलनता से यानी संपूर्णता से हमारे विकसित होते हैं।
देखिए जो ये विकास होता है, ये हमारे संवेदना एवं भावना का जो विकास होता है वो हमारे सगे संबंधियों एवं अन्य के किसी भी सोशल लोग जो होते हैं, हमारे सामाजिक लोग, उनके साथ संबंधों से विकसित होता है। तो ये हमारा समझ डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन हो लेकिन किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, वह क्या कहलाता है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि वाइगोत्स्की जी ने जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया है, और इस सिद्धांत के अनुसार जो है वो बालक संज्ञानात्मक विकास का व्यक्तिक सामाजिक परिस्थितियों में संपन्न होता है, और वह कार्य जो बालक के स्वयं के लिए कठिन हो परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कौशल की सहायता से संभव हो, वो क्षेत्र क्या कहलाता है। देखिए वो जो हमारा आसनन विकास क्षेत्र कहलाता है। आसनन विकास क्षेत्र, देखिए जब बालक के लिए स्वयं के लिए वो चीज़ कठिन होती है, लेकिन जब किसी दूसरे की सहायता से यानी किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल की सहायता से वो करना संभव हो जाता है, तो वो हमारा आसनन क्षेत्र कहलाता है। और ये ए बी सी ये गलत हो जाएंगे हमारे, तो आंसर सही हो जाएगा हमारा सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24, संवेग की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन से कथन से सही रूप में प्रकट होती है। देखिए संवेग की जो प्रकृति है वो कौन से जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उससे हमें पता चलता है कि हाँ ये सही है। कौन से स्टेटमेंट में हमें प्रकट दिखेगी यानी उसके बारे में कहा गया है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, कुछ एक संवेगों का ही व्यवहारात्मक पक्ष होता है। देखिए ये नहीं है, ये हो जाएगा गलत। संवेग जीव की स्थायी अवस्था है, गलत। संवेगात्मक प्रकटीकरण को अधिगम द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकते। देखिए ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए जो हमारा संवेगात्मक प्रकटीकरण है उसको अधिगम के द्वारा हम परिवर्तन नहीं करते, क्योंकि वो वैसा ही रहता है। प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना निहित रहती है, जी गलत। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सही सी, क्योंकि संवेगात्मक जो है उसको हम अधिगम के द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 25, समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है। देखिए समस्या समाधान जो है उसमें इनमें से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है, हमें वो बताना है। फर्स्ट है हमारा आंकड़ों का एकत्रीकरण करना। आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, जी नहीं, ये सम्मिलित है। परिकल्पनाओं का निर्माण करना, हाँ ये भी सम्मिलित है। सत्यापन और सामान्यकरण करना, देखिए ये जो तीन है ये समस्या समाधान में सम्मिलित हैं। उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना, देखिए ये हमारा समस्या समाधान में सम्मिलित नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा डी करेक्ट आंसर है, यानी कि नेगेटिव का नेगेटिव करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारे 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और वीडियो ला सकें और हमें सपोर्ट करें प्लीज़। थैंक यू।